तो हर बीमारी छोटी नज़र आती है। मैं आज इस प्रोग्राम को स्किप करने के मूड में था, लेकिन मैंने प्रोफेसर शशि गौतम जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो आप इस प्रोग्राम में शामिल हों और ख़ास करके हमारी महिलाओं का मार्गदर्शन करें। उन्होंने मुझे अपना अप्रूवल दिया और इस पूरे के पूरे प्रांगण में शायद वो मुझे जानती हैं और किसी को नहीं जानती थी, इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। और मेरे बाद ही शायद वो बोलेंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इस तरीके के लोगों को जो शिक्षा जगत से आते हैं, ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी को के अंदर पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं ये जो देख रहा हूँ कि आज यहाँ पे वास्तव में महिलाओं की स्थिति बहुत ही कम है, जो कि अपने आप में एक चिंता का कारण है। डॉक्टर अंबेडकर साहब यही कहते थे कि अगर किसी भी समाज की प्रगति को नापने का अगर पैमाना है तो वो महिलाओं की शिक्षा और दीक्षा ही है जिससे उनकी प्रगति को नापा जा सकता है। आज हम जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं की संख्या जो कम है, इसमें मैं महिलाओं का बिल्कुल भी दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर इसी प्रांगण के अंदर कोई सत्संग चल रहा होता, इस प्रांगण में आपको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती। यही फ़र्क है खाली दूसरे ब्राह्मणों की बातें सुनने में और अपने समाज के अच्छे लोगों की बातें सुनने में। आप जरा सोच के देखिए, हजारों साल पहले हमारे पास में क्या नहीं था। हमारे पास में मुल्ला थे, मौलवी थे, पंडित थे, भगत थे, सब कुछ थे, भूत थे, चुड़ैल थे। अगर हमारे पास में कोई नहीं था तो सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं था। और उसकी आने के बाद ही जो आपके घरों में जो थोड़ी थोड़ी जो खुशहाली आई, जो आपके घरों में पैसा आया, जो आपके घरों में एजुकेशन आई, जो आपके घरों में जो रोज़गार आया, वो सिर्फ एक किस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब देवी देवताओं की मेहरबानी है तो ये आपकी भूल है। उनके लिए तो आप किसी गांव का प्रधान भी नहीं बन सकते थे। ये अपने दिलों से निकालना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी कई सारी महिलाओं ने भी बोला है कि संगठन की एक शक्ति होती है, हम भी इसी उम्मीद से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं कि हम कम से कम अपने घरों की जो नारी शक्ति है उसको हम जागृत कर सकें। लेकिन जो महिलाओं का जो मेरे खास करके समाज के, मैं आपके समाज से आता हूँ, उसके बाद में भी देखिए यहाँ पर जो इनकी संख्या ये दर्शाती है कि हम कितने जागरूक हैं। और आपने अभी दिल्ली के अंदर 2 बड़े आंदोलन देखे, जिसके अंदर एक किसानों का आंदोलन चला, एक शाहीन बाग के अंदर भी एक NRC और CAA को लेकर आंदोलन चला। वो पूरा का पूरा आंदोलन सिर्फ महिलाओं ने चलाया था। कौन थी वो महिलाएं? आपके समाज की थी? कोई नहीं थी हमारे समाज की वहाँ पे महिलाएं। वो महिलाएं थी मुस्लिम महिलाएं, जिनमें सबसे ज़्यादा पर्दा होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा अशिक्षा होती है, जो गरीबी के पायदान में हमसे भी नीचे हैं। वो महिलाएं अपने घरों से अपने बच्चों का खाना बनाकर, अपने बच्चों का टिफिन तैयार करके, अपने हस्बैंड्स को ड्यूटी भेजने के बाद में उस धरने पे आकर बैठती थी। और इसी तरीके से कृषि कानून का जो कानून था, कौन थे वो लोग? सरदार लोग, जो गांवों से और जंगलों से निकल के दिल्ली के सारे बॉर्डर्स उन्होंने सील किए थे और गवर्नमेंट को उन सारे के सारे कानून वापस लेने पड़े। उनमें भी उनकी महिलाओं ने ही कम से कम उनके साथ में कदम से कदम मिला के उस आंदोलन को सफल बनाया था। आज आप खुद सोचिए कि अगर आपके परिवार के लोग, आपके परिवार के बुजुर्ग और आपके खुद के बच्चे अगर किसी आंदोलन में, किसी धरने या प्रदर्शन में बैठे, आप लोगों को नींद आएगी? किसी को नींद नहीं आ सकती, मेरा ये मानना है। लेकिन हमारे समाज में इस तरीके का कोई वो नहीं है। अभी नवरात्रे निकले, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे 98% परिवारों के अंदर रोजाना ढोलक और उनके गीत आप बजाते हैं। और आप देखिए, आपके खुद के घरों में भी आज जाके खुद अपना एनालिसिस करके देखना, आपके घरों में सब तरीके की किताबें मिलेंगी। रामायण मिलेगी, महाभारत मिलेगी, आपके यहाँ सारी तरीके के गीता मिलेगी, भागवत मिलेगी और दुनिया भर के हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं मिलेगा। आपके घरों में उनकी मूर्ति नहीं मिलेगी, आपके घरों में उनका चित्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब होने से हमारी जाति की पहचान होती है। अरे संविधान है तो हम हैं। अगर संविधान जिस दिन नष्ट हो गया तो आप याद रखिए कि आप फिर से पेशवाओं के उस युग में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले
लोगों को उनको द्रोणाचार्य कहा जाएगा। और ये दिन भी दूर नहीं कि आप यकीन मानिए कि हर रोज किसी ना किसी एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा। आप जिस तरीके का माहौल इस समय इंडिया के अंदर देख रहे हैं, आपका हक कौन खा रहा है? आपको अभी तक दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अभी कई सारे लोगों ने बोला कि यहाँ पर दो तरीके की विचारधाराएं भारत के अंदर चलती हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, दूसरी ब्राह्मणवादी विचारधारा। अभी आपने देखा, अगर इनमें से कुछ लोग, महिलाएं खास करके अगर पढ़ी लिखी हैं, तो बिहार के अंदर अभी कास्ट सेंसस हो चुका है, जाति की जनगणना हुई है। जो लोग सोचते थे कि ओबीसी से हमारे देश के अंदर 52% हैं, उनकी संख्या 57% निकली है। और ब्राह्मण जिनके आप कहने पर ही अगर इस पंडाल को भर देंगे, जिनके कहने पर आप मंदिरों में जाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, और उनकी संख्या सिर्फ 3.5%। मेरे साथ में प्रोफेसर शशि गौतम यहाँ बैठी हैं, वो बता सकती हैं कि इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर कितने हमारे लोग हैं और कितने दूसरे जाति के लोग हैं। ये हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। देश एक इस समय नाजुक दौर से गुजर रहा है। सामने इलेक्शन है 2024 का। अपने होश हवास में रह के सारे लोग वोट कास्ट करें अपना, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन कम से कम जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन रास्तों से बिल्कुल नहीं भटकना है। और देखिए कि हमारे समाज के अंदर, देखिए आज़ादी के इतने दिन के बाद भी हम कितने ऑफिसर्स पैदा कर पाए, कितने क्लास 1 ऑफिसर हम पैदा कर पाए, कितने इंजीनियर्स हम पैदा कर पाए, कितने डॉक्टर्स हम पैदा कर पाए। आप खुद सोच के देखिए, आपका कोई पुलिस कमिश्नर आज तक बना है? लोग होंगे, एसीपी होंगे, डीसीपी होंगे, एक भी पुलिस कमिश्नर अगर किसी का नाम याद है तो आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर देखिए, आपके जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो ही आपका हक खा रहे हैं। एक आदमी निकल के आता है हरियाणा से और वो IRS कहकर आपका मुख्यमंत्री बन जाता है। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। उसको सबको मतलब आपका हक कौन खा रहा है? और हम बिल्कुल इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे एक भेड़ों का झुंड होता है ना, उसका कोई गडरिया नहीं होता है। वो जिधर को जिसको जगह देता पूरा का पूरा समूह उस तरफ को चल पड़ता है। मैं सिर्फ यहाँ पर यही आप लोगों से कहने आया हूँ बार बार कि इस तरीके के प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, बहुत सारे लोगों का प्रयास लगता है। आप लोगों को कितनी बार जा जाके हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख रहे थे, लोग आपको घरों पे जा जाके आपको रिक्वेस्ट करके पर्चे दे रहे थे, उसके बाद भी आप लोग निकलते नहीं। कितनी दुख की बात है कि खास करके जो महिलाएं जो पास में बैठी है, देखते देखते पूरा का पूरा मैदान साफ हो गया। यहाँ पे कुछ चंद मेरे भाई बैठे हुए यहाँ पर, वो भी शायद अपनी अपनी वाइफ को नहीं लाएं। तो ये कम से कम मैं तो पहली बार इस सुल्तानपुरी में आया हूँ और मैंने सुना था कि सुल्तानपुरी में एक वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी संख्या रहती है। अगर वो यहाँ पर होते तो ये प्रोग्राम वास्तव में बहुत इससे भी अच्छा हो सकता था। बट जितने लोग भी आए हैं, अगर वो यहाँ से और जो हमारे स्पीकर्स यहाँ पर बैठे हैं उनको सुन के जाएँ और थोड़ा सा धैर्य रखें। हम सब लोग आपसे भी दूर से आए, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, प्रोफेसर शशि गौतम भी बहुत दूर से आई हैं, कुछ लोग हरियाणा से आए, कुछ लोग गुड़गांव से आए। अब मोहल्ले के लोग यहाँ से उठ के जाके क्या घर में क्या करते हैं बताएं आप? कम से कम जब कोई बताने आ रहा है, कोई आपको जगाने आ रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको सुने और अपनी अपनी बात रखें भी। अगर किसी का कोई सजेशन है वो भी रखें। देखिए समाज टैलेंट से भरा पड़ा है। अभी कितना सुंदर गीत यहाँ पर एक लड़की ने सुनाया। आई एम शॉक्ड इस तरीके के लोग हमारे समाज के अंदर हैं कि उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। क्यों नहीं इस तरीके के लोगों को हम प्रमोट करते हैं कि वो इंडियन आइडल में जाएं? यहाँ पर एक और हमारे पुरुष गायक हैं संदीप जी, इस तरीके के लोग इकट्ठे होकर अगर एक अच्छा ऑर्केस्ट्रा भी बनाएं, वो भी एक समाज में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी को, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैं आप सभी को ज़्यादा टाइम ना लेके मेरी तरफ से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद प्रभाकर सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात कही है।